Hey all my awesome biohackers, welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So yesterday we started with a very new chapter, cell cycle and cell division. बहुत ही छोटा चैप्टर है ये. आज उसका लेक्चर नंबर 2 है जहां पर हम कवर करने वाले हैं माइटोसिस. यस, तो पिछले सेशन में हमने क्या क्या किया था, अगर किसी ने मिस आउट किया है जल्दी से जाकर वीडियो देख लें, और अगर कोई सेकेंड लेक्चर में आया है जल्दी से अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर दे. यस, फ्यूचर डॉक्टर XYZ, आई होप एवरीवन इज रेडी. यस, जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी टाइम पर इसी समय हम रोजाना इसी तरीके से हमारे न्यू NCERT के हिसाब से डिटेल में हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं. संडे हो या मंडे, हमारा बायो हैंकर्स पढ़ाई रोजाना करता रहेगा. नीट का प्रिपरेशन रोजाना करते रहेंगे, है कि नहीं? यस, सपोर्ट है कि नहीं? जल्दी से चैट सेक्शन में एवरीबडी कमेंट, एवरीबडी. प्रीमियर हमने बंद कर दिया, आपको जो है डायरेक्टली वीडियो मिल जाता है, ताकि कोई भी किसी भी स्पीड पर जो है आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख सकते हो. तो कमेंट्स करना ना भूलें बेटा जी, मुझे भी पता चलना चाहिए कि कौन कौन है जो इंटरेक्ट कर रहा है. आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट, आई रिएक्ट ऑन ईच एंड एवरी कमेंट, सो डेफिनेटली कमेंट बिलो. यस, और अपना टेलीग्राम चैनल जो है काजल सिंह बायोलॉजी, वहां पर भी एक्टिव रहिए, क्योंकि हर सेशन के बाद जो है 7 बजे आपका वीडियो अपलोड होता है, 9 बजे जो है हमारा पोल आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, उसी रिलेटेड, उसी टॉपिक रिलेटेड. तो वो पोल्स भी आप सॉल्व जरूर करें, ताकि आपका एक क्विक एक्टिव रिकॉल हो जाएगा. ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर का सेकंड लेक्चर, जहां पर हम करने जा रहे हैं माइटोसिस. लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था पूरा सेल साइकिल समझने के लिए, कि किस तरीके से सेल साइकिल डिवाइडेड होता है एम फेज में और इंटरफेज में, मैं कि नहीं? इंटरफेज होता है मैक्सिमम आपका 95%, और एम फेज होता है जहां पर एक्चुअल आपका माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है. एम फेज था प्रिपरेटरी फेज, जहां पर प्रिपरेशन कर रहे थे हम माइटोसिस का, जो कि फर्दर डिवाइडेड था G1 S फेज और G2 फेज बराबर. उसमें G0 फेज भी था, जहां पर अगर वो डिवाइड नहीं करना चाहता तो वो G0 फेज में चला जाता है, जिसको हम क्वेसेंट स्टेज कहते हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजें हमने पिछले सेशन में कवर कर ली थी, पूरा इंटरफेस हमने डिटेल में समझ लिया था. अगर किसी ने मिस आउट किया है जल्दी से जाकर वीडियो को जरूर देख लें. ठीक है, अब शुरू करते हैं माइटोसिस. तो बेटा जी, माइटोसिस हमने शुरू किया था एम फेज को समझने के लिए, है ना? सारे एम फेज में माइटोसिस होता है, तो ये जो एम फेज होता है, ये एम वर्ड ही दिया है माइटोसिस के लिए, है कि नहीं? यस, तो एम फेज यानी कि इसको हम कह सकते हैं दिस इज योर माइटोटिक फेज. क्या है बेटा जी? ये माइटोटिक फेज है, जहां पर एक्चुअल सेल डिवाइड करता है, यहां पर एक्चुअल सेल का डिवीजन होता है. मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है ये, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस होंगी, पूरा सेल 1 से 2 में टूटने वाला है. यस, तो ये चीज हो जाती है. लास्ट ओनली अबाउट एन आवर, बहुत कम टाइम के लिए जो है लास्ट करता है, फॉर ओनली अबाउट एन आवर. इंक्लूड्स कैरियोकाइनेसिस, यानी 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है, जहां पर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोन यानी न्यूक्लियस, काइनेसिस है मूवमेंट, न्यूक्लियस का मूवमेंट, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एंड साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन होगा. समझ में आया? यस. Chromosome number of the parent and progeny cells is the same, hence it is called as equational division. क्योंकि माइटोसिस हो रहा है. क्या हो रहा है बेटा जी? माइटोसिस हो रहा है. माइटोसिस में जो है आपके जो प्लॉइडी होती है वो सेम ही रहती है, कोई चेंजेस नहीं आते, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिविजन हम कहते हैं. समझ में आ रहा है? यस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर आपके ये एक सेल है, ठीक है? ये एक सेल के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यस, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका जो है डुप्लीकेट होने वाला है. क्या होगा? इसका डुप्लीकेट होने वाला है, और फिर वो जो है 2 डॉटर सेल्स बनाएगा. क्या बनाएगा? 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, जो कि बिल्कुल क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे. कैसे होंगे बेटा जी? बिल्कुल एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होंगे. डॉटर सेल्स भी एक दूसरे जैसे दिखेंगे, और दोनों डॉटर सेल्स आपके पेरेंट की तरह दिखेंगे. इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये क्या है? ये है आपका इक्वेशनल डिवीजन. क्लियर एवरीवन? यस, 2 चीजें जैसे हमने बोली थी, एक कैरियोकाइनेसिस होता है, दूसरा साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस में आपका क्या डिवाइड होगा? आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. इज दिस क्लियर? यस.
इतना तो बेसिक समझ में आ गया है सबको, है कि नहीं? चलो तो क्विकली स्टार्ट करते हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस पे एंट्री मारते हैं, ठीक है? कैरियोकाइनेसिस में एंट्री मारना तो हमें इतना समझ में आ गया। माइटोसिस में क्या हो रहा है बेटा जी? सेम सेम। अच्छा एक और एक चीज, माइटोसिस को और क्या क्या नाम से हम बुलाते हैं? यस, हमारा जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस को हम ये कह सकते हैं कि माइटोसिस किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में। एनिमल्स की बात करें तो सोमैटिक सेल्स में ही होंगे, बराबर। तो ये माइटोसिस जो है इसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, बराबर। इसको क्या कह सकते हैं? सोमैटिक सेल डिवीजन ही कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भी सोमैटिक सेल्स यानी कि बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स क्या है बेटा जी? बॉडी सेल्स होते हैं, है ना? दीज आर नथिंग बट योर बॉडी सेल्स। इनका जो है डिवीजन होता है एनिमल्स की बात करें तो। इनफैक्ट इवन गोनैड्स के अंदर, यस, आपके गोनैड्स के अंदर भी जो प्लोरिफरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स का, वहां पर भी माइटोसिस ही होता है। अगर आपको याद होगा, यस, लोअर स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था, इनफैक्ट आगे भी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि पहले क्या होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं वो माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं और फिर मियोसिस करना चालू करते हैं ताकि वो आपके गैमेट्स बना सके। तो इवन गोनैड्स में भी जो जर्म सेल्स का प्लोरिफरेशन होता है वो भी माइटोसिस के थ्रू होता है। मल्टीप्लिकेशन का जहां जहां मल्टीप्लिकेशन होगा। प्लांट्स की बात करें, यस, अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स, यस, तो आपके जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं यानी जो भी डिवाइडिंग टिश्यूज हैं, वहां पर भी बेटा जी क्या होगा? माइटोसिस ही होगा। यस, आपके लीव्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, हर जगह जहां जहां ग्रोथ होगा, ग्रोथ के समय माइटोसिस ही होगा। क्लियर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, फ्रूट्स, आपका फ्लावर्स, लीव्स, हर जगह पर जहां जहां क्या होगा? ग्रोथ होगा। जहां जहां ग्रोथ होगा वहां वहां माइटोसिस होगा। तो ये माइटोसिस जो है इक्वेशनल डिवीजन भी कहलाता है। इस माइटोसिस के अंदर क्या हो रहा है? पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर सेल बना रहा है। एक सेल से दो आपके जो है सेल्स मिल रहे हैं, दो डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, ये एक डॉटर सेल और ये दूसरा। तो ये आपका एक पेरेंट सेल है, इससे आपका एक डॉटर और ये दूसरी डॉटर सेल्स मिल रही हैं, एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। प्लॉइडी भी इनकी सेम होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन। अब शुरू करते हैं कैरियोकाइनेसिस पे। सबसे पहला स्टेप आ जाता है कैरियोकाइनेसिस का। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है बेटा जी? कैरियन मतलब क्या? कैरियन, जैसा हमने बोला, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब मूवमेंट, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस का मूवमेंट होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसीलिए इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है? यस। और ये कैसा प्रोसेस है? क्या ये ऐसे रुक रुक के होता है? बिल्कुल नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है? कैरियोकाइनेसिस कैसा होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, जहां पर एक पेरेंट न्यूक्लियस, यस, आपका एक पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है? एक देखो न्यूक्लियाई बोला, यहां पर सेल सेल मत लिखना क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, दो डॉटर सेल नहीं होगा, एक ही। ये आपका एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये आपका पेरेंट सेल है, इसके अंदर एक पेरेंट न्यूक्लियाई है। ठीक है? ये एक पेरेंट न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर, ठीक है, एक ही सेल के अंदर क्या बनाएंगे? दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाएंगे, इस तरीके से। तो आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है बेटा जी यहाँ पर। क्लियर एवरीवन? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यहां पर कोई पॉज नहीं होता। ठीक है? देयर इज नो पॉज। बट अब पढ़ेंगे कैसे? अब यहाँ पर आप देख रहे हो फेजेस लिखे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यस। तो ये क्या एक्चुअल में फेज वाइज होगा कि ये पहले होगा फिर ये होगा फिर ये होगा? नहीं, एक्चुअल में आप इसको बहुत डिस्टिंग्विश तो नहीं कर पाते, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बट जस्ट बिकॉज हमको पढ़ने में आसान हो, जस्ट बिकॉज समझने में आसान हो, एक स्टेप वाइज मैनर में हम उसको डिसइंटीग्रेट कर सकें, इसीलिए हमने उसको फेजेस में डिवाइड कर दिया है, जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस। ठीक है? जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस, अदरवाइज ये ऐसे जो है नहीं होते। क्लियर?
यस चलो सीरी पगला गई चलो तो ये 4 फेजेस में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये हो गए हमारे 4 फेजेस। पहले बात करते हैं प्रोफेज का बेटा जी। प्रोफेज क्या है? यस प्रोफेज की बात करें तो यहां पर आप देखोगे प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब पहला, इधर पुराना मत बोलना ठीक है। प्रो मतलब क्या होता है बेटा जी? फर्स्ट। ठीक है, फेज का मतलब होता है स्टेज, तो यानी कि ये पहला स्टेज होता है आपके सेल डिवीजन का। ठीक है, पहला स्टेज है, इसलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस है। ये कहां से शुरू होता है? सबसे पहले जब इंटरफेज होता है, यस, आफ्टर या फिर फॉलोइंग द इंटरफेस। जस्ट इंटरफेस खत्म ही हुआ है ना, जस्ट इंटरफेस खत्म हुआ है और आपका सेल प्रोफेज में एंट्री मार रहा है क्योंकि एम फेज में स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहला चीज जो होगा वो होगा कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा सबसे पहले? ये सबका कंडेंसेशन होगा। जो भी क्रोमैटिन प्रेजेंट था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। ध्यान देना, जो भी क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट था बेटा जी, आपको अगर याद होगा कल ही हमने डिस्कस किया था कि वो रील के ऊपर प्रेजेंट है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल, वो सबसे रील के अंदर आपका धागा प्रेजेंट है। अब जब वो धागे को डुप्लीकेट करना है तो आप वो धागे को रीड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप उसको अनवाइंड करोगे क्रोमैटिन को और उसको कंडेंस करोगे। तो ये सेल डिविजन के टाइम पर ही कंडेंसेशन होता है। तो प्रोफेज में ही सबसे पहले क्या किया जाता है? आपके जेनेटिक मटेरियल को, क्रोमैटिन को लिया जाता है और उसको कंडेंस किया जाता है। ठीक है, अब कंडेंसेशन होता है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है, जहां पर आपके डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं, यस, अनटैंगल हो जाते हैं। ठीक है, दे गेट अनटैंगल्ड और वो बनाते हैं आपके कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स। ठीक है, आपके जो डीएनए है, ये आपका जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होकर बेटा जी क्या बन जा रहा है? ये आपका सपोज इस तरीके से क्रोमैटिन प्रेजेंट है, ये कंडेंस होके आपका ये इस तरीके से आपके क्रोमोसोम्स बन जा रहे हैं। ठीक है, चलो क्रोमोसोम बन गया। ईच क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है? जैसा अभी वहां पर ड्रॉ किया हमने, है ना, यस, अपीयर्स डबल, कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्ड, ईच क्रोमोसोम कैसा दिख रहा है? यस, डबल एंड हैज 2 coiled sister chromatids, yes, joined by centromere। एकदम बीच में सेंट्रोमियर होगा, ठीक इसी तरीके से ये दिखेगा, है कि नहीं? ये इस तरीके से आपका क्रोमोसोम दिखेगा। गॉट इट? ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसके अलावा क्या हो रहा है? यस, इसके अलावा आपके जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी अपोजिट पोल में मूव होना चालू कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट फेज में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम तो हो रहा है कंडेंस, डबल तो हो रहा है क्रोमोसोम्स, यस, उसके साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रोमोसोम जो है, अब देखो, अनवाइंड हो रहा है तो ये वूल के बॉल जैसा दिखता है। ठीक है, यस, इसको कहते हैं स्पिरीम स्टेज। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आई एम नॉट मेंशनिंग इट ओवर हियर। ठीक है, यस, उसके बाद क्या होगा बेटा जी? सेंट्रियोल्स जो होते हैं एनिमल सेल्स के पास, तो वो सेंट्रियोल्स क्या करने लगते हैं? वो भी मूव होने लगते हैं अपोजिट पोल के पास। यस, दीज सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स आ गए, अब ये पूरा असेंबली हो जाएगा। यस, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, मतलब सिर्फ माइटोटिक स्पिंडल बनना चालू हो रहा है। क्यों? क्योंकि आगे वाले फेज में जरूरत होगी। यस, जो नेक्स्ट फेज आएगा मेटा फेज, उसमें ये स्पिंडल फाइबर्स जाकर अटैच करने वाले हैं क्रोमोसोम से। तो फिलहाल क्या हो रहा है? सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स बनना चालू हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक और एक चीज जो यहां पर हो रही है, यस, अगर आप एंड प्रोफेज, यस, लेट प्रोफेज अगर आप देखते हैं तो लेट प्रोफेज के टाइम पर
लेट प्रोफेज के टाइम पर बेटा जी आपको क्या क्या नहीं दिखेगा? दे डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा। इनफैक्ट आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यस बेटा जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एंड आपका जो न्यूक्लियोलस है, ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है क्योंकि आपका प्रोफेस चालू ही उससे होता है कि ये सब डिसइंटीग्रेट करना है हमने। ठीक है, उसके अंदर के क्रोमैटिन को निकालो, कंडेंसेशन करो, तो ये सब करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे अर्ली प्रोफेज में धीरे धीरे न्यूक्लियर इसको जो है डिसइंटीग्रेट करने वाले हैं। लेट प्रोफेज आते आते देखो ये क्रोमैटिन फाइबर्स यहाँ पर जो फाइबर की तरफ प्रेजेंट है ये क्रोमोसोम में कंडेंस हो जा रहे हैं और बाकी सेल ऑर्गेनल्स गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट न्यूक्लियर एनवेलप भी पूरा गायब हो जाता है। ये है आपका लेट प्रोफेज। अब क्या होगा? तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ जाएगा मैम? पूरा साइटोप्लाज्म में फैला रहेगा, न्यूक्लियस को पूरा डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा और फिर ये एंट्री मारेगा प्रोफेज में, फिर सॉरी मेटाफेज में। ठीक है, तो व्हाट इज मेटा? जैसे प्रो मतलब पहला था, वैसे बेटा जी मेटा क्या होगा? मेटा इज योर सेकेंड। मेटा का मतलब होता है सेकेंड, फेज का मतलब होता है स्टेज। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है? हमने पहले ही बोल दिया था सेंट्रोमियर आ गया है एंड पोल पे, स्पिंडल फाइबर की असेंबली चालू हो रही है, बनना चालू हो रहा है। तो अब स्पिंडल फाइबर बनना चालू हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा बन के? ऑब्वियसली जाकर चिपकेगा, बराबर, यस। तो यहां पर आपका पूरी तरह से क्या हो चुका है? न्यूक्लियर एनवेलप वो सब डिसइंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हो चुका है किसका बेटा जी? ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, और यही मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। डिसइंटीग्रेशन होते ही मेटाफेज अब जो है चालू हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो चुका है, क्रोमोसोम पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में अब फैल चुका है। फिर क्या होगा? यस, फिर होगा ये कि जो क्रोमोसोम होता है, यस, इसको अगर आप देखोगे तो बेस्ट फेज होता है ये क्रोमोसोम को देखने का। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं थिकेस्ट होते हैं। यस, क्रोमोसोम आर थिकेस्ट, अपीयर थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। तो इनको देखने में बेस्ट फेज यही होता है क्योंकि क्रोमोसोम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जब आप माइक्रोस्कोप का यूज करके देखोगे तो ये बेस्ट फेज है जहां पर आपको क्रोमोसोम देखने मिलेगा। ठीक है, यस। चलो फिर क्या होगा? अब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा था, यस, तो यहां पर आपका माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, फॉर्मेशन इज कंप्लीट। स्पिंडल माइटोटिक फॉर्मेशन होगा और इसको जब आपके यही जो फिनोमिनन होता है ऑफ ब्रिंगिंग द क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटर। ठीक है, क्योंकि ये स्पिंडल का काम क्या है? यस, ये आप देख रहे हो मेटाफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके जितने भी ये सेंट्रोमियर्स हैं यहाँ पर सेंट्रोसोम क्या करेंगे? ये आपके स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर जाके आपके क्रोमोसोम से अटैच होगा। ये कल ही हमने जब आपने सेल चैप्टर याद करो, सेल चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोमियर होता है और उन्हीं के बगल में ऐसे डिस्क शेप का क्या प्रेजेंट होता है? काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं यार हम लोग, है कि नहीं? इतना तो इजी है, तभी तो फ्लो ऐसा डिसाइड किया है, राइट एवरीवन? यस, तो ये मेटाफेज में सब जाके अटैच कर लेंगे और ये देखो सब जाके अटैच कर लेंगे काइनेटोकोर से। ठीक है, और फिर क्या होगा? सबको इक्वेटर पे जो है अरेंज कर दिया जाएगा डिसिप्लिन की तरह, है कि नहीं? यस, एवरीवन स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, वो कर दिया जाएगा, समझा? यस, तो वही चीज यहाँ पर होती है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कांग्रेशन कहते हैं। अगेन नॉट इन योर एनसीईआरटी, सो इग्नोर इट। यस, चलो, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, फिर क्या होगा? ऑल क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर।
सारे क्रोमोसोम्स को हम इक्वेटर पे अलाइन कर देते हैं। यस, वो जो प्लेन होता है वो सेल का बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा एक प्लेन बन जाता है। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ योर सेंट्रोमियर्स भी उसी तरीके से होते हैं कि वो क्रोमोसोम्स के एक इधर से आ जाएंगे, एक इधर से आ जाएंगे। यस, इसको हम कहते हैं आपका मेटाफेजिक प्लेट। यस, इसको हम क्या कहते हैं, पूरा जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है आपके सेंट्रोमियर्स का ऑफ ऑल द क्रोमोसोम ऑफ द सेल्स, ये पूरे अलाइनमेंट को हम कहते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज योर मेटाफेजिक। ये देखो इसको, ये अलाइनमेंट, दिस अलाइनमेंट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, इस अलाइनमेंट को हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर एवरीबॉडी? यस, अब क्या होगा, अब जो भी आपके क्रोमोसोम्स थे, यस सॉरी सेंट्रोमियर्स थे, ये सेंट्रोमियर्स ज्वाइन करेंगे आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स को टुगेदर। यस, और ये कहां पे ज्वाइन करते हैं, काइनेटोकोर में। यस, सेंट्रोमियर joins two sister chromatids by kinetochore, by kinetochore। ठीक है, और ये सारे के सारे ये किससे बने हुए हैं, जल्दी से बताओ। सेल चैप्टर जिसने बहुत अच्छी तरीके से अटेंड किया है उसको ये जरूर याद होगा कि आपके स्पिंडल फाइबर्स जो है किस चीज से बने बेटा जी। यस एवरीवन, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बताओ कि ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर आखिर किस चीज से बना है। सेल चैप्टर में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, हमारा जो सेकेंड लास्ट क्लास था उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि स्पिंडल फाइबर किस चीज से बना हुआ है। तो जल्दी से कमेंट्स करके मुझे सब लोग बता देंगे कि स्पिंडल फाइबर किस चीज से बना है। मेटाफेजिक प्लेट हमने समझ लिया, किस तरीके से ये अलाइन हो रहा है। ठीक है, बस इतना ही आपने याद रखना था आपके मेटाफेज के लिए। अब जो नेक्स्ट फेज आएगा बेटा जी, नेक्स्ट फेज है एनाफेज। नेक्स्ट है एनाफेज। तो एना का मीन्स होता है, यस एना का मतलब होता है, थर्ड मत बोलना ठीक है, बोलोगे प्रो मतलब फर्स्ट, मेटा मतलब सेकेंड, तो एना मतलब थर्ड नहीं बेटा जी। एना का मतलब होता है अप, एना का मतलब होता है अप, और फेज का मतलब होता है स्टेज, यानी कि अप स्टेज। अप स्टेज मतलब कि अब ये अलग होंगे, ऊपर ऊपर चले जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इसको कहते हैं अप। ठीक है, इसलिए उसको एनाफेज बोल दिया है। ठीक है, एनाफेज ऐसा फेज है जहां पर क्रोमैटिड्स, यस यहां पर आपके जो क्रोमैटिड्स हैं, yes these chromatids move towards the poles। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेटा जी, ये क्रोमैटिड्स पोल्स के ऊपर देखो अलग अलग हो गए, ठीक है, और ऊपर हो गए। अब ये अलग अलग आखिर कैसे होंगे, होता क्या है, स्टेप वाइज समझते हैं कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। तो सेंट्रोमियर ने जो है सब जो होल्ड करके रखा था, यस अब वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा क्रोमैटिड्स को। ठीक है, यस अब आपका सेंट्रोमियर, यस जो कि दो क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है, यस splits and separate daughter chromatids, daughter chromatids। ठीक है, जिसको हम फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई भी कहेंगे, यही आपका आगे का न्यूक्लियाई बनेगा। ठीक है, इसको आपने सेपरेट कर दिया, और ये सेपरेट कैसे होगा, यहाँ पर आपके जो स्पिंडल फाइबर्स थे, यस ये स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर से अटैच थे, दे शॉर्टन, स्पिंडल फाइबर शॉर्टन हो जाएगा, और डॉटर क्रोमोसोम्स जो है पोल्स की तरफ माइग्रेट करने लगेंगे। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, शॉर्ट होने लगेंगे, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली खिंचाव होगा। ठीक है, ये जैसे आपका ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका ये काइनेटोकोर है, इधर से स्पिंडल फाइबर है। अब ये स्पिंडल फाइबर इधर अंदर की तरफ इसको खींचेगा, और इसके वजह से ये आपका सिस्टर क्रोमैटिड इधर आ जाएगा, दूसरा वाला सिस्टर क्रोमैटिड उधर चला जाएगा। इस तरीके से आपके सिस्टर क्रोमैटिड जो है स्प्लिट अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? यस, इस तरीके से ये माइग्रेट करेंगे टू अपोजिट पोल्स। यस, सो डॉटर क्रोमोसोम बिगिंस, ये होगा, और डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं, यस
दे माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स। ठीक है, यस। चलो, अब इसकी वजह से क्या होगा, आपके इंटरजोनल फाइबर्स भी बनेंगे, इंटरजोनल फाइबर्स फॉर्म। इंटरजोनल फाइबर्स क्या हैं, ये इनके बीच में भी इस तरीके से ये जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक है, यस, इनके बीच में जो प्रेजेंट होगा इसको कहेंगे इंटरजोनल फाइबर्स। क्लियर एवरीवन? यस। अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस समझना है आपने कि इंटरजोनल फाइबर्स जो है बनते हैं। ठीक है, अब जब माइग्रेशन होता रहता है ना बेटा, जब इनका माइग्रेशन इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जब ये माइग्रेशन होता है क्रोमोसोम्स जो है आपकी इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जा रहे हैं, है ना। जब ये इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जा रहे हैं ना, तो ये एनाफेज जो है, ये फेज जो है, ये बेस्ट फेज है जब हम स्टडी कर सकते हैं कि आपका क्रोमोसोम का शेप क्या होगा, वी होगा, एल होगा, जे होगा, आई होगा, कैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर इसका इक्वल है तो फिर ये वी इस तरीके का दिखेगा, है ना, वी दिखेगा। ठीक है, अगर जो हो जाएगा मेटासेंट्रिक, अगर ये जो है, यस, ओके, रुको मैं ये लिख लेती हूं, बेस्ट फेज टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या वो वी है, एल है, जे है या आई है। अगर आपको याद होगा सेल चैप्टर पढ़ा था हमने, वी शेप वाला कैसा होगा, इस तरीके का दिखेगा, है कि नहीं, जो कि आपका मेटासेंट्रिक होगा। फिर एल शेप वाला कैसा दिखेगा बेटा जी, ऐसा दिखेगा, है कि नहीं, सब मेटासेंट्रिक। जे शेप वाला कैसा दिखेगा बेटा जी, इस तरीके का दिखेगा, ये क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक। यस, और फाइनली आपका आई शेप वाला कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, टीलोसेंट्रिक, है कि नहीं। यस, इस तरीके का आपका ये दिखेगा। चलो एक सेकंड, ये इसको और थोड़ा बेटर बना देती हूँ ताकि ये एल की तरह दिखे। देखो, ये आपका इस तरीके का एल दिखेगा और ये आपका जे। ओके, चलो, क्लियर। अरे दिख नहीं रहा क्या, हाँ अब दिखा। यस, चलो, तो इसी तरीके से आप जो है ये शेप देख सकते हो। चलो, अब ये हो गया, अब ये पहुंच गए अपने जगह पर, ठिकाने पर पहुंच गए। लास्ट फेज में आएंगे हम, जो कि है टीलो फेज। टीलो मतलब क्या बेटा जी, टीलो मतलब एंड, टीलो मतलब एंड, फेज मतलब अगेन स्टेज। यस, फेज मतलब स्टेज, यानी एंड स्टेज है। यहां पर क्या होगा बेटा जी, ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है, और ये लास्ट स्टेज में आप ध्यान से देख सकते हैं इमेज में भी, यहां पर ये पूरा सेल का ऑर्गेनाइजेशन बनना चालू हो गया है कि नहीं। यस, तो लास्ट फेज में क्या होगा कि आपके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यस, सिस्टर जो क्रोमैटिड्स हैं, दे रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, है ना। ठीक है, रिस्पेक्टिव पोल्स पे ये पहुंच जाएंगे। माइटोटिक स्पिंडल जो था ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है ना हमको स्पिंडल की, अब हो गया, बुला लिया खींच के। तो माइटोटिक स्पिंडल क्या हो जाएगा बेटा जी, अब यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर हो जाएगा। क्या उसकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, यस। क्रोमोसोम्स अब अनकॉइल होना चालू हो गया। अब क्या किया था हमने, उसको जो है पूरी तरह से कंडेंस करके रखा था, है ना। अब यहाँ पर हो गया, अपने जगह पर आ गया। अब ये क्या करेगा बेटा जी, क्रोमोसोम्स अनकॉइल होंगे, यस, एंड बिकम्स थिन, स्लेंडर, लॉन्ग एंड लूज देयर आइडेंटिटी। उनकी आइडेंटिटी जो हम देख रहे थे कि क्रोमोसोम्स जो है ऐसे दिखते हैं, दो हाथ दो पैर जैसे, अब वो उनकी आइडेंटिटी लूज हो चुकी है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है बेटा जी, डिसकंडेंसेशन हुआ है। क्या हुआ है, डिकंडेंसेशन। डिस क्या होता है, डिकंडेंसेशन हुआ है।
यस यहाँ पर क्या हुआ है, डीकंडेंसेशन हुआ है, और फाइनली अब ये क्या बन जाएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल मास बन जाएंगे, और वो जो है आपके दोनों पोल्स पर कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और भी चीजें होंगी बेटा जी, न्यूक्लियोलस जो गायब कर दिया था ना हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो गायब कर दिया था ना हमने, इवन जो गोल्गी बॉडीज ये भी हमने गायब कर दी थी, है कि नहीं, और इवन बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं, अदर ऑर्गेनल्स, ये सब जो हमने गायब कर दिए थे, ये सब अब रीअपियर हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, दे विल ऑल रीअपियर इन द डॉटर सेल। और फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमने जो गायब कर दिया था, न्यूक्लियर एनवलप, यस अब ये न्यूक्लियर एनवलप भी क्या हो जाएगा बेटा जी, बन जाएगा। यस, assembles around the chromatin clusters। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, टीलोफेस हो गया, ये इस तरीके से जो है एक साथ आ जाते हैं। ओके, अब क्या होगा, अब देखो न्यूक्लियर डिवीजन खत्म, कैरियोकाइनेसिस खत्म, कैरियन को हमने कर दिया डिवाइड, अब क्या बचता है, अब बचता है कि सेल को डिवाइड कर दो भाई, अपने न्यूक्लियस सब ऑर्गेनल सब डुप्लीकेट कर दिया, डॉटर सेल्स को इक्वली बांट दिया, अब क्या बचा है, सिर्फ सेल को अलग करना है। तो सेल को अलग करना है तो उस फेज को हम क्या कहेंगे, उस फेज को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे बेटा जी, साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइट और काइटोस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल, इसका मतलब सेल, ठीक है, या फिर हॉलो। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो साइटोकाइनेसिस यानी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेल का डिवीजन कर रहे हो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर रहे हो। ठीक है, यस, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, हियर देयर इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पूरा साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करता है, और दिस मार्क्स द एंड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का ये खात्मा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेल डिवीजन का खात्मा हो जाएगा, दिस मार्क्स द एंड ऑफ द सेल डिवीजन। इसके बाद माइटोसिस हो गया क्योंकि दो डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, यस, सो माइटोसिस की अगर हम बात करेंगे, जो पूरा कैरियोकाइनेसिस पढ़ा हमने, है ना, यस, वैसे देखा जाए तो मेन वही था कि हमने जो है जो भी अंदर का था उसको दो पार्ट में डिवाइड करना था। तो एक्चुअल में देखा जाए तो माइटोसिस इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद द डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस, बट ऑल्सो उसको ये भी देखना है कि भाई डिवाइड भी तो हो जाना चाहिए, सेल्स भी तो अलग अलग हो जाने चाहिए। अब वो सेल अलग करने का प्रोसेस प्लांट्स में अलग हो जाता है और एनिमल्स में अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल्स में जो है सेल वॉल होता है। तो यार कैसे डिवाइड करें, अब ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करेगा। यस, वो प्रोसेस भी आपका अलग अलग हो जाता है। अब एक और एक चीज होती है, जैसे कुछ कुछ सेल्स होते हैं जहां पर हमने पढ़ा है ना सिंसाइशियम, है ना, जैसे कुछ कुछ मसल्स होते हैं, कुछ कुछ मसल्स में आपका क्या देखने मिलता है कि एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब इसका मतलब क्या, अगर हम कह रहे हैं कि भाई एक सेल पहले कैरियोकाइनेसिस करके न्यूक्लियस दो कर ले रहा है, ठीक है, एक का दो कर ले रहा है, फिर इसका साइटोकाइनेसिस होगा और वो दो, यानी कि एक डॉटर सेल के पास एक ही न्यूक्लियस है। व्हाट अबाउट दो सेल्स जिनके पास एक ही सेल होता है लेकिन उनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सिंसाइशियम। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेशन को सिंसाइशियम कहते हैं, जहां पर सिंगल सेल के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे एक ही सेल के अंदर, और उसको हम कहेंगे सिंसाइशियम, दैट मींस सिंगल सेल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। क्लियर, यस, तो वो भी यहां पर एक नोट बना लेते हैं। तो व्हाट इज सिंसाइशियम, सिंसाइशियम है बेटा जी कि जब यस सिंगल सेल containing large number of न्यूक्लियाई। यस, आपके सिंगल सेल के पास लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। क्लियर, यस, एक सिंगल सेल के पास लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्यों, क्योंकि कैरियोजेनेसिस तो हुआ है ना, कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यानी कि सेल डिवाइड नहीं किया। क्लियर, यस, सो कैरियोकाइनेसिस हुआ बट साइटोकाइनेसिस यहां पर नहीं हुआ।
गॉट इट? यस, यही हो रहा है हमारे साइटोकाइनेसिस में। चलो अब साइटोकाइनेसिस में फर्दर अगर हम बात करें तो यानी कि अलग अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है? कैसे होगा? अलग अलग तरीके से होगा। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की, यस, इफ वी टॉक अबाउट एनिमल सेल्स, तो यहां पर क्या होगा कि ये एक सेल है, ठीक है? इसके अंदर आपके जो दो न्यूक्लियस बन रहे थे, वो दो न्यूक्लियस आराम से जो है सेल फूरो बनाएंगे। यस, ये आपका एनिमल सेल्स है। ये एनिमल सेल्स में क्या होगा? चुपचाप ये क्या करेगा? सेल फूरो बनाएगा। इसको कहते हैं सेल फूरो, ठीक है? और ये सेल फूरो बनाएगा, और फूरो कहां से बनाएगा? बाहर से अंदर की तरफ, है ना? बाहर से अंदर की तरफ। इसको क्या कहेंगे? ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, ये पूरा सेल है, बाहर से अंदर की तरफ बंद होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है। एक पॉइंट के बाद ये मीट कर लेगा आपका साइटोप्लाज्म, और दो सेल अलग हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज फूरो डीपनिंग, ठीक है? और ये कैसा होगा आपका? इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल मूवमेंट, ठीक है? यस, ऑल्दो इट वोंट बी आस्क्ड, बट सेल फूरो कैसा होगा? ये आपका बाहर से अंदर की तरफ ये मूव होगा। वहीं पर जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल्स में अगर आप देखोगे तो प्लांट सेल्स के पास सेल प्लेट होता है ना? प्लांट सेल्स के पास जो है सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल की वजह से आप बाहर से अंदर ऐसे फटाक से बंद नहीं कर सकते, राइट? सेल वॉल की वजह से। तो इसमें क्या होगा बेटा जी? इसमें अंदर से बाहर की तरफ होता है फ्लो। इसमें क्या होगा? यहां से स्टार्ट होगा और बाहर की तरफ होगा, ये बनता है सेल प्लेट, ठीक है? इन प्लांट्स, प्लांट सेल्स के अंदर सेल प्लेट बनता है, और ये कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर? यस, तो ये हो गया आपका साइटोकाइनेसिस भी। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है माइटोसिस की, लास्ट टॉपिक, कि आपके माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या क्या है, क्या किस में हेल्प करेगा? तो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो हेल्प करेगा ही। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? क्योंकि माइटोसिस तो करना ही पड़ेगा, ग्रो करने के लिए माइटोसिस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सेल डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? ग्रो करने के लिए। फिर आपके मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज, सेल साइज का मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि आपका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब मेंटेन करने के लिए एक सेल को प्रॉपरली अच्छी तरीके से डिवाइड करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली क्रोमोसोम नंबर, आपकी जेनेटिक स्टेबिलिटी जो होती है, यस, आपकी जेनेटिक स्टेबिलिटी जो बोलते हैं हम लोग, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। अगर आपकी प्लॉइडी एन है तो वो एन प्लॉइडी को एन मेंटेन करने के लिए इक्वेशनल डिवीजन में जेनेटिक स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यस, आपके जितने भी टेयर एंड रिपेयर होते रहते हैं उसमें भी माइटोसिस इंपॉर्टेंट है, राइट? इनफैक्ट हमारे रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो हमारा जर्म सेल्स होता है, ये अपने नंबर्स बढ़ाता है, प्लोरिफरेशन करता है, वहां पर भी माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज योर significance of mitosis. If you want to add more points, let me know in the comments below. I hope आपको mitosis वाला पार्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें एक बार वापस से दोबारा नोट्स में आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी, तो गो एंड डाउनलोड इट, देख लेना, एक बार पढ़ लेना। 9 बजे आप लोग को जो है पोल्स दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, गो थ्रू दैट, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट ओवर देयर। एंड लेक्चर समझ में आया नहीं, जल्दी से बताओ। कल लेक्चर नंबर 3 होगा, वेयर वी विल बी कवरिंग मियोसिस 1। तो माइटोसिस इतना ही है, ठीक है? माइटोसिस इतना ही है। सारे फेजेस आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों फेजेस कवर कर लेना, विच इज कैरियोकाइनेसिस। देन वी कवर्ड साइटोकाइनेसिस। प्लांट्स में अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है, एनिमल्स में अलग तरीके से होता है। गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट, रीड योर एनसीईआरटी, सॉल्व द पोल एंड कम बैक टुमारो फॉर लेक्चर नंबर 3 वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर मियोसिस। एकदम ही अलग डिविजन है, ठीक है? एकदम ही अलग फेज है, इसीलिए मियोसिस को डिवाइड कर दिया है। कल हम लोग मियोसिस 1 देखेंगे, परसों हम लोग मियोसिस 2 देखेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। सो सी यू गाइस इन टुमारोज क्लास, ओके? तो पूरा पढ़ के आना, कल मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू टुमारो।